जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 7 नवंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूकेपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज हैं। और ये सिर्फ कोर्स नहीं है, ये सिलेक्शन की तैयारी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहली चीज तो यहाँ पर आपको एक बार कोर्स लेने के बाद कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है। लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। प्लस साथ ही साथ आपको एक मेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको गाइड करते हैं, प्लस आपके डाउट को सॉल्व करते हैं, राइट? और वो भी बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पर। और इतना ही नहीं गाइस, हमारे कोर्सेज अपडेटेड मिलते हैं, मतलब कि आपको करंट अफेयर्स वगैरह और किसी चीज में, यानी कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो आपको अपडेटेड ना मिले, क्योंकि हर साल कोर्स बनाया जाता है। तो एक ही जगह सब कुछ आपको मिलेगा। बस तैयारी आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। तो आज ही इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, कोर्सेज को ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कोर्सेज ज्वाइन कर लिया है। और ये है आज के टॉपिक्स जिनको हम लोग कवर अप करेंगे। बाय द वे, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉल करते हैं तो आप ये जरूर बताइएगा कि आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो देखो, ये सब टॉपिक्स हैं, बट टॉपिक्स पे जाने से पहले मैं आपको हर एक टॉपिक की एक जानकारी दूंगा, जिससे कि जब अपन डिटेल में टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा और अच्छे से चीजों को समझने को मिलेगा। तो पहला टॉपिक तो आप जानते ही हैं भाई, वुमेन क्रिकेट का टॉपिक जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। कमाल कर दिया, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना पहला आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है। मैच हुआ था नवी मुंबई के डॉक्टर डी वाई पाटिल स्टेडियम में, और इस जीत के साथ इंडिया पहला नॉन वेस्टर्न कंट्री बन गया जिसे ये किताब मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम मैं कुछ आपको बताऊंगा जब डिटेल में हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, जो आपके प्रीलिम्स में आपको काम करेगा। नेक्स्ट, एक और फैक्चुअल टॉपिक है जो कि आपके प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा। लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में 2025 में उज्बेकिस्तान के 43rd यूनेस्को सेशन में डिक्लेयर किया गया। तो इसमें काफी फैक्ट्स मिलेंगे। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है? राइट, पाक कला जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो अवधि क्यूजीन के लिए जो है ये रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है, जिसमें बेसिकली धीमी आंच पर खाना पकाया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने जो गैस्ट्रोनॉमी शब्द यूज किया है वो खाने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। तो इसी पर ही हम लोग जो है वो बात करेंगे, और लखनऊ में शाही खाने से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनेस्को का रिकॉग्नाइजेशन गाइस, तो ये प्रीलिम्स में आएगा ही आएगा। 99% की प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। नेक्स्ट, सरकार ने ईपीएफओ के 73rd फाउंडेशन डे पर एम्प्लॉइज एनरोलमेंट स्कीम 2025 जो है वो लॉन्च की है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है वॉलेंट्री कंप्लायंस, स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ाना और सोशल सिक्योरिटी कवरेज को एक्सपेंड करना। तो ये पूरी चीज क्या है, इसको बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से हम लोग आसान शब्दों में जो है वो समझेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट का जो स्टेटमेंट है पॉसिबल न्यूक्लियर टेस्टिंग पर, उसने बेसिकली पूरे दुनिया भर पर बहस जो है वो शुरू कर दी है। इससे इंडिया में भी अपनी वॉलेंट्री मोरेटोरियम पर चर्चा जो है वो दोबारा शुरू हो गई। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना जरूरी है, जैसे कि स्वैच्छिक स्थगन, मतलब वॉलेंट्री मोरेटोरियम क्या है ये, तो इस पर हम लोग जो है वो बात करेंगे। और क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था और उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का नाम क्या था? तो कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। नेक्स्ट जो आर्टिकल जो हम लोग कवर करने वाले हैं, इंडिया अपने ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि हमें 2070 तक क्या अचीव करना है, नेट जीरो जो है वो अचीव करना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, राइट? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर हम लोग जो है वो और तेजी से काम कर रहे हैं। बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पर, इन सब चीजों पर हम काम कर रहे हैं। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कुछ प्रीलिम्स के लिए भी फैक्ट्स मिलेंगे जो मैं आपको बताऊंगा।
तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट हम लोग सबसे पहले टॉपिक से जो है वो शुरू करते हैं। अब इसमें जो भी फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा वो आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर डी वाई पाटिल स्टेडियम, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्टेडियम जो है वो कहां पर है, तो नवी मुंबई लिख लो आप। इस स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना पहला आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 हमने जीत लिया है। तो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ये जीत गाइस इंडिया को पहला नॉन वेस्टर्न कंट्री बनाता है जिसने वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। मैच बारिश की वजह से हालांकि डिले हुआ था, पर मिडनाइट से थोड़ा पहले इंडियन कैप्टन के कैच ने जीत सुनिश्चित कर ली। तो वो मूवमेंट जो है वो आपने जो है वो देखा ही होगा, मजा आ गया था। नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं जिसमें फैक्ट्स मिलेंगे जो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो, वन डे इंटरनेशनल फॉर वुमेन, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो आईसीसी हर 4 साल में इसको ऑर्गेनाइज करती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हर 4 साल, तो 4 साल वाला फैक्ट ध्यान में रखिएगा। पहला एडिशन इसका हम लोग को जो है वो देखने को मिला था 1973 में इंग्लैंड में, मेंस वर्ल्ड कप के 2 साल पहले। फिर इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 7 टाइटल्स जीते हैं। इंग्लैंड ने 4, न्यूजीलैंड ने 1 और इंडिया ने अब 2025 में 1 टाइटल जो है वो जीत लिया है। तो ये फैक्ट्स भी थोड़ा सा ध्यान में जो है वो आपको रखना है। और आपको बता दें, इंडिया श्रीलंका के साथ मिलकर इंडिया ने 1978, 1997, 2013 और 2025 में जो है वो होस्ट किया था ये टूर्नामेंट। तो ये फैक्ट्स जितने भी हैं वो पूरे अच्छे से जो है वो आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब होस्ट कंट्री कौन सी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इंडिया, श्रीलंका, देखो कितने अच्छे से पूरी आपके लिए एक ही जगह पर पूरी चीज रख दी है। तो इसीलिए लाइक का बटन जरूर हिट करो, इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वेन्यू क्या है, डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। विनर जो है वो कौन रहा, तो ऑब्वियसली हम है भाई विनर। फिर रनर अप जो है वो कौन है, साउथ अफ्रीका है। कितने मार्जिन से जीत हासिल हुई, 52 रन की मार्जिन से जीत हासिल हुई, राइट। प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो किनको मिला है, शेफाली वर्मा, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इसके अलावा कैप्टन, ऑब्वियस ही बात है, हरमनप्रीत कौर इंडिया की तरफ से, और साउथ अफ्रीका की तरफ से हम लोग को लॉरा। ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब सुनिएगा इस जीत का महत्व जो है वो क्या है। तो सबसे पहली चीज तो यार, ये सशक्तिकरण का प्रतीक है, एम्पावरमेंट का सिंबल हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ये जीत देश भर की लड़कियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। दूसरा पॉइंट, वैश्विक क्रिकेट में भारत का राइज हुआ है। इंडिया जो है ये बेसिकली उन क्रिकेट जाइंट्स में आ चुका है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, जो कि टॉप में रहते हैं। इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है एक मेजर स्पोर्टिंग डेजिग्नेशन का स्टेटस, और ये बेसिकली एक प्रकार की हमारी सॉफ्ट पावर भी है जिसमें हम लोग लीड कर रहे हैं, क्योंकि इतने समय से हम लोग होस्ट कर रहे हैं और हम जीत भी रहे हैं। तो ब्रॉडर कंटेक्स्ट में अगर हम चीजों को जो है वो समझने की जो है वो कोशिश करें, तो देखो यार, हमारी कंट्री में तो बच्चा बच्चा क्रिकेट जो है वो खेलता है और उसका शौक रखता है, आप सभी लोग जो है वो जानते हैं। बट फीमेल स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट अभी तक कम था। तो ये जो जीत हुई है ना, इससे फीमेल स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की जो मोनोपोली है उसको तोड़ दिया है। पहली नॉन वेस्टर्न टीम इंडिया की टीम बन गई है जिसने ये डोमिनेंस जो था इन 3 कंट्रीज का उसको तोड़ा है। तो ये अपने आप में जो है वो वेस्टर्न डोमिनेंस को ब्रेक करना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेंडर इक्वलिटी। जीत सिंबल है कि स्पोर्ट्स से समाज में जेंडर बैरियर्स तोड़े जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हिस्टोरिकल चैलेंजेस जो अभी तक हमने फेस किए, वो तो एक सबसे बड़ा है पैसे का, इन्वेस्टमेंट का। सबसे बड़ा टैलेंट जो प्रॉब्लम जो हम लोग को देखने को मिली, चैलेंज, महिला क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट दशकों तक बहुत कम था। ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस किया वुमेन्स बिग बैश लीग 2015 और प्रोफेशनल प्लेयर्स बनाए। इंडिया ने लॉन्च किया वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 में, बहुत बाद में। सोचिए आप, ये डिफरेंस देखिए आप, जो चीज ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में ही लॉन्च कर दी थी, उसको लॉन्च करने में इंडिया को सोचो कितने साल लग गए। और ये डिले समाज में आज की रेट की इनइक्वलिटी
को दर्शाता है, असमानता को जो है वो दर्शाता है। बट यस, इससे चीजें अब चेंज होंगी। बीसीसीआई ने इस विक्ट्री के बाद सब्सटेंशियल रिवॉर्ड्स भी अनाउंस किए हैं। यह कहा है कि टीम के लिए एक बड़े वित्तीय पुरस्कार की घोषणा कर दी। स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, जेमिमा, ऐसे प्लेयर्स आज की डेट में नेशनल आइकन्स बन गए हैं। फैंस ने बहुत सेलिब्रेट किया, फटाके फूटना शुरू हो गए थे देश में हर जगह पर। स्टेडियम सेलिब्रेट कर रहा था फायरवर्क्स से, आतिशबाजियों से। विक्ट्री की परेड चल रही थी। हरमनप्रीत कौर ने इसे नए युग की शुरुआत जो है वो बताया। देखिए आप, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह जीत ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगी। अब देखिए वुमेन स्पोर्ट्स में भी और भी हम लोग को नई नई चीजें देखने को मिलेगी, प्रोत्साहन देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने इंडिया की जीत को रिकॉग्नाइज किया और यह भी कहा कि हम पलट के और स्ट्रांग बनकर आएंगे। ये तो एक स्पोर्ट्स की स्पिरिट होती है, राइट। फिर इसके अलावा आज की डेट में हमारे पास जो चैलेंजेस हैं गाइस, वो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है इंफ्रास्ट्रक्चर का। कोचिंग, स्टेडियम्स, इक्वल पे पॉलिसी, है ना, इसमें हम लोग को काम करना बहुत जरूरी है। गांव क्षेत्रों में और बैकवर्ड एरियाज में लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज देना जरूरी है। इक्वल विजिबिलिटी और फाइनेंशियल सपोर्ट से परमानेंट लेगेसी जो है बन सकती है, जिस पर हम लोग काम करेंगे तो ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो नवी मुंबई की जीत गाइस सिर्फ वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं थी, ये एक नए युग का आरंभ था, जहां महिला खेलों को सम्मान मिला है, और वो भी समान सम्मान, इक्वल आप कह सकते हो कि रिस्पेक्ट प्रोवाइड जो है वो की गई है। बेहतरीन। तो ये था, इससे जुड़े जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स में आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़े। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 99% प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। 99 क्या बोलूं मैं, तो 100% ही बोलता हूं। तो लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसके रूप में 2025 में उज्बेकिस्तान के 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान डिक्लेयर किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा फैक्ट ध्यान में रखो। ये रिकॉग्नाइजेशन लखनऊ की सदियों पुरानी अवधी क्यूजीन, यानी कि जो अवधी व्यंजन परंपरा है, जो अवधी जो खाना हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसके लिए दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एग्जाम में जो है वो आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा कि किस क्यूजीन के लिए जो है वो ये रिकॉग्नाइजेशन मिला है, तो अवधी क्यूजीन। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया भर के लोगों को इनवाइट किया कि कम टू लखनऊ एंड एक्सपीरियंस इंडियाज लिविंग फूड लेगेसी। क्या आओ लखनऊ, और लखनऊ का खाना खा के तो देखो एक बार, किस किस ने खाया है, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। और यूपीपीसीएस के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको 2004 में जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा। इसका पर्पस ये था कि सिटीज जो है वो अपनी क्रिएटिविटी सामने दिखाएं, अपने कल्चर्स को दिखाएं, और उसको एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के रूप में, सतत शहरी विकास के रूप में जो है वो प्रस्तुत करें। इसमें हम लोग को टोटल 350 से ज्यादा सिटीज देखने को मिलती हैं जो इसका पार्ट है। अब इसकी कुछ क्रिएटिव फील्ड्स के बारे में भी हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। ये यहां पर क्रिएटिव फील्ड्स हैं, ये चीज लिख लीजिएगा। गैस्ट्रोनॉमी, जिसको पाक कला हम लोग जो है वो कहते हैं, ये फैक्ट हिंदी में भी लिखिएगा, है ना, पाक कला, खाना बनाने वाला। लिटरेचर आप जानते हैं, साहित्य, म्यूजिक, संगीत, फिल्म, डिजाइन, क्राफ्ट्स और फोक आर्ट, शिल्प और लोक कला, मीडिया आर्ट, मीडिया कला। तो ये सब हम लोग को 7 क्रिएटिव फील्ड्स होती हैं इसकी, जो ये यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटीज का जो नेटवर्क है उसकी। ठीक है, तो ये फैक्ट आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मेन और एम और ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करें तो सबसे पहली चीज तो गाइस, सिटीज को क्रिएटिव बनाना सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इनका ये रहता है, और वही क्रिएटिविटी को सिटीज की प्लानिंग में भी प्रस्तुत करना। कल्चरल इनोवेशन, सांस्कृतिक नवाचार, इसको जो है वो प्रमोट करना इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 जो है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज का, उसको सपोर्ट करना। कल्चरल एक्सचेंजेस होने चाहिए, उसको इंकरेज करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान, है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग, आपस में सिटीज के बीच में होनी चाहिए, क्षमता निर्माण।
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, इनको जो है वो प्रोटेक्ट करना इंक्लूसिव अर्बन ग्रोथ के साथ, यानी कि हम शहर में ग्रोथ तो करें ही करें, डेवलपमेंट करें ही करें, साथ ही साथ हम लोग अपने कल्चर्स को ना भूलें, उसको भी साथ में लेते हुए चलें। तो ये फैक्ट है। अब देखो इसमें, देखो कितना बढ़िया आपके सामने जो है वो ये मेंशन्ड है कि आपको नजर आ रहा है पूरे चार्ट्स। तो इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। अब ये पूरे चार्ट थोड़े से ध्यान में रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की सिटीज जो रिकॉग्नाइज्ड हुई हैं, जयपुर जो है वो किस चीज, किस फील्ड के लिए है, तो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए, शिल्प और लोक कला के लिए। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट डाउन कर लेना पूरा बाद में। वाराणसी म्यूजिक के लिए जानी जाती है, दोनों को, जयपुर वाराणसी को 2015 में शामिल किया गया। चेन्नई म्यूजिक के लिए, बॉम्बे ऑब्वियसली बात है फिल्म के लिए 2019 में, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए, अगेन हैदराबाद से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि लखनऊ और हैदराबाद दोनों गैस्ट्रोनॉमी के लिए हैं। फिर इसके अलावा श्रीनगर जो है वो क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स के लिए 2021 में शामिल हुआ था। कोझीकोडे और ग्वालियर, ये कोझीकोडे लिटरेचर के लिए, ग्वालियर म्यूजिक के लिए 2023 में हुआ था। तो ये आपके लिए चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आएगा। चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग में, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इंडिया के पास आज की डेट में 9 यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये फैक्ट आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इसका महत्व हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो देखो सबसे पहली चीज तो अवधी क्यूजीन जो है, इसका जो फ्लेवर है और जो मतलब धीमी आंच में पकने की जो इसकी विधि है और जो इसका जो संबंध जो है वो शाही घराने के साथ जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उससे इसको रिकॉग्नाइजेशन मिल गया। लखनऊ के खाने में हिंदू मुस्लिम पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, ये क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये लिख लीजिए, लखनऊ के खाने में हिंदू मुस्लिम और पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली सिंबल है कि भाई किस प्रकार से हम लोग आपस में जो अलग अलग धर्म है उनके बीच में भी एक कनेक्टिविटी जो है वो शेयर करते हैं। फिर इससे टूरिज्म बढ़ेगा, लखनऊ जो है वो गैस्ट्रोनॉमिक टूरिज्म हब बन सकता है, फूड के स्टार्टअप यहां पर खुलेंगे। अब देखो टूरिज्म होगा तो इकोनॉमी भी जो है वो स्ट्रांग होगी ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी मजबूत होगी, फूड हेरिटेज बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशनशिप को और बेहतर तरीके से बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। यूनेस्को फोकस करता है कि ट्रेडिशनल फूड नॉलेज प्रिजर्व रहे और फ्यूचर जनरेशन तक जो है वो उसको पहुंचाया जा सके। तो ये सब चीजें होती हैं। तो अब यही है कि हम इस पर्टिकुलर लखनऊ की जो ये खाना बनाने की जो चीज है उसको हम लोग जो है वो आगे तक पहुंचाएं, है ना, कंटिन्यू रखें, प्रिजर्व करें। फिर लखनऊ को हैदराबाद के साथ और भी कुछ यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी सिटीज जो है उनके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, नॉलेज एक्सचेंज करने के लिए, क्यूलिनरी ट्रेनिंग के लिए। फिर लोकल शेफ, स्ट्रीट वेंडर्स, इनको इन्वॉल्व करना जरूरी है ताकि और डेवलपमेंट हो। हेरिटेज एजुकेशन, फूड के ऊपर रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, ये बढ़ाकर लखनऊ का जो क्यूलिनरी इकोसिस्टम है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो लखनऊ का गाइस यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन सिर्फ अवार्ड नहीं है, मतलब ये बता रहा है कि फूड कल्चर जो है वो कितना पावरफुल मीडियम बन सकता है एक इंटरनेशनल रिलेशंस को भी डेवलप करने में। तो ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, 100% इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देखिएगा आप, तो इस टॉपिक को प्रिपेयर करके रखिए। अब ये होता है कि 73rd फाउंडेशन डे के अवसर पर ईपीएफओ के द्वारा एम्प्लॉइज एम्प्लॉयमेंट स्कीम 2025 लॉन्च हुई है। तो आपको ये एम्प्लॉइज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसका 73rd फाउंडेशन डे हम लोग को देखने को मिला अभी रिसेंटली, ये फैक्ट नोट डाउन कर लेना। तो न्यू दिल्ली में ये चीज हुई, इसको लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा। अब इस योजना का बेसिकली उद्देश्य जो है वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सभी जो एम्प्लॉइज हैं इनको सामाजिक सुरक्षा कवरेज यानी कि सोशल सिक्योरिटी कवरेज प्रदान करना और वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ाना यानी कि स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ाना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एम्प्लॉइज एम्प्लॉयमेंट स्कीम 2025 किसने शुरू करी, तो ईपीएफओ ने। ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए इस स्कीम को डिटेल में समझते हैं। तो ये एक वन टाइम कंप्लायंस अपॉर्चुनिटी है ईपीएफओ के अंडर।
एम्प्लॉयर्स को मौका दिया है कि वो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच काम करने वाले उन कर्मचारियों को नॉमिनेट करें जो पहले ईपीएफ नेटवर्क में शामिल नहीं किए गए थे। यानी कि और भी लोगों को ईपीएफ से जोड़ने के लिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट स्कीम से जोड़ने के लिए जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दी गई। 1 नवंबर 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक ये स्कीम जो है वो चलेगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईपीएफ से जोड़ने में प्रमोट किया जाएगा। और पूरी प्रक्रिया जो है वो डिजिटल रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी, ईपीएफओ के पोर्टल के माध्यम से पूरी चीज की जाएगी। और इस योजना का लक्ष्य है वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करना और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, कि जिससे कि लोग रिटायरमेंट के बाद जो है वो लोगों को एक मतलब इनकम जो है वो उनको मिलती रहे कंटिन्यूअसली, पेंशन उनको जो है वो मिलती रहे। क्योंकि देखो हमारी इकोनॉमी सिल्वर इकोनॉमी जो है वो बनने वाली है कुछ समय में, मतलब सिल्वर इकोनॉमी पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी देश की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा होने वाली है, बुजुर्ग पॉपुलेशन। तो ऑब्वियस ही बात है कि लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना ही है। और देखो ईपीएफओ ने ये कदम जो है वो उठा लिया आज की डेट में। तो एम आपको जो है वो इसका ऑलरेडी पता है। ईपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत सभी जो एलिजिबल एम्प्लॉइज जो है उनको सोशल सिक्योरिटी कवरेज देना इनका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। और एम्प्लॉयर्स के बीच वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ाना बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयर्स भी जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दें, और बिना कठोर दंड या पेनाल्टी के पुराने नॉन कंप्लायंस को रेगुलराइज करना, कि भाई चलो ठीक है पहले किसी ने कुछ नहीं किया तो हम उसको दंड जो है वो नहीं देते हैं, अब उसको मौका देते हैं कि अब से जो है वो आप जो है वो प्रॉपर ईपीएफओ के साथ जो है वो जुड़ जाओ। और सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल पर जो है वो मेनली फोकस करना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। नेशनल गोल को सपोर्ट करना कि सभी को जो है वो सामाजिक सुरक्षा मिले भाई। अब इस स्कीम के की फीचर्स की बात करें गाइस, तो पहली चीज तो गाइस 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के बीच के जो कर्मचारी जो थे तो वो इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं, जो इसके बाहर थे, ईपीएफ के बाहर थे। अगर एम्प्लॉय का हिस्सा पहले जमा नहीं किया गया तो अब उसे माफ किया जाएगा, यानी कि एम्प्लॉइज ने अगर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है पहले तो वो वेव कर दिया गया है। फिर इसके अलावा केवल अपना हिस्सा प्लस ब्याज प्लस मिनिमम 100 रुपए पेनाल्टी जो है वो जमा करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को, है ना। एम्प्लॉयर के लिए लाइबिलिटी है कि एम्प्लॉयर जो है उसको सिर्फ अपना हिस्सा देना पड़ेगा, प्लस जो भी इंटरेस्ट लगता है सेक्शन 7Q के तहत, और जो भी मतलब 100 रुपए पेनाल्टी होती है, वैसे तो 100 रुपए ये लिखा भी हुआ है इसके अंदर, पेनाल्टी जो है वो 100 रुपए बताई गई है, तो वो देनी पड़ेगी। और ईपीएफओ पोर्टल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होगा, और एम्प्लॉयर्स को जो है वो मतलब पुरानी कार्रवाई उसके ऊपर जो है वो शुरू नहीं की जाएगी, क्योंकि उसने ये चीज बता दी कि हाँ भाई उसने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था अपना। तो इस तरीके से, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है लोगों को जो है वो बेनिफिट मिलना चाहिए, तो ये एक बेसिकली एक सर्विस जो है वो शुरू करी है, एक स्कीम जो है वो शुरू करी है ईपीएफओ ने, कि जिन लोगों का लैप्स हो गया था, ईपीएफओ से बाहर हो गए थे जो लोग, या उसमें शामिल नहीं हो पाए किसी की भी गलती के कारण, एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन, वो जाने दो, एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन तो वेव ऑफ कर दिया, एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा अपना शेयर, और प्लस जो भी पेनाल्टी लग रही है प्लस 100 रुपए पेनाल्टी, और जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो, बस दैट्स इट मिनिमम, है ना। तो इससे जो है वो पूरी चीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी, और उस एम्प्लॉयर के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगी, बस ये चीज है। जैसे वो नहीं होता कि सरकार जो है वो बीच बीच में टैक्सेस वगैरह के जो है वो इनिशिएटिव लेकर आती है कि जैसे टैक्स पे नहीं किया, अब टैक्स जो है वो पे कर दो, पेनाल्टी नहीं चार्ज करेगी सरकार, दंड नहीं देगी सरकार, ऐसा कि खुद से आ जाओ, बस उसी टाइप का है ये ईपीएफओ का भी। तो लाखों कर्मचारी जो ईपीएफ नेटवर्क से बाहर थे अब प्रोविडेंट फंड और पेंशन जैसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो उठा पाएंगे। फिर कम पेनाल्टी लगेगी, और सरल प्रक्रिया से जो हम लोग को देखने को मिलता है कि जो लोग हैं, एम्प्लॉयर हैं, उनका विश्वास बढ़ेगा। फिर इसके अलावा ये योजना इंडिया को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की दिशा में आगे बढ़ा रही है। यूनिटिव अप्रोच की बजाय, यानी कि किसी को दंड देने की बजाय कोऑपरेटिव कंप्लायंस को प्रमोट किया जा रहा है कि हाँ भाई चलो ठीक है, किसी से कोई गलती हो गई तो आप उसको जो है वो रिजॉल्व कर लो, दंड नहीं देंगे। फिर डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है, इससे अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस बेहतर होगी, है ना। और सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल का जो लक्ष्य है वो जो है वो पूरा होगा। तो ये चीज है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बट यस चैलेंजेस भी हैं, एम्प्लॉयर्स को योजना की जानकारी देना सबसे बड़ा चैलेंज, और पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट करना, डुप्लीकेशन और मिसयूज को रोकने के लिए डेटा वेरिफिकेशन को जो है वो और बेहतर बनाना पड़ेगा।
है ना, छोटी कंपनीज और टेक्निकल ट्रेनिंग्स और हेल्पलाइन सपोर्ट देना जरूरी है। छोटी कंपनीज को टेक्निकल ट्रेनिंग और हेल्पलाइन सपोर्ट। स्कीम के बाद भी कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए पोस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाना जरूरी। पता लगे स्कीम में तो एम्प्लॉयर ने सब कुछ कर दिया, शामिल कर लिया, फिर बाद में फिर वो हट गया, तो वो कंटिन्यू रखने के लिए भी प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम होना जरूरी है ना। तो यस, यही है भाई कि अवेयरनेस क्रिएट किए जाए, एम्प्लॉयर्स को रजिस्ट्रेशन में मदद करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, हेल्प डेस्क होना चाहिए। ईपीएफओ सिस्टम में डेटा एनालिटिक्स को मजबूत करके ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग सुनिश्चित करना जरूरी है। बस यही है। तो ये चीज जो है वो आप समझ ही चुके हैं कि जो लोग ईपीएफ से बाहर हैं उनको ईपीएफ में शामिल करने का ईपीएफओ ने जो है वो इस इनिशिएटिव के थ्रू जो है वो एक कदम बढ़ाया है। नेक्स्ट टॉपिक, अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति के बयान में यह संकेत दिया गया कि अमेरिका भविष्य में, फ्यूचर में न्यूक्लियर टेस्टिंग दोबारा शुरू करेगा और वो इस पर विचार कर रहा है। इस बयान के बाद पूरे दुनिया भर पर आर्म्स कंट्रोल और न्यूक्लियर रेस्ट्रेंट मतलब परमाणु संयम पर बहस फिर से शुरू हो गई। इंडिया में भी अब यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या हमें अपनी वॉलेंट्री मोरेटोरियम यानी कि स्वैच्छिक स्थगन यानी परमाणु परीक्षण पर रोक का फिर से आकलन करना पड़ेगा क्या, रीअसेसमेंट करना पड़ेगा क्या। तो ये इंडिया भी फिर से जो है वो सोच रहा है, क्योंकि देखो आज की डेट में आपको पता है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो अलाउड नहीं है, राइट, इंटरनेशनल लेवल पर, और सभी कंट्रीज ने बंद कर दिया। अब यूएसए बोल रहा है भैया हम करेंगे, तो फिर से ये बहस शुरू हो गई। कुछ ना कुछ पुंगी तो बजाता ही रहता है यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट, इसको शांति पसंद आती नहीं है, कुछ ना कुछ नौटंकी चाहिए ही। तो अब इसमें देखो ये वाली कहानी तो आपको समझ में आ गई ना कि चल के आ रहा है कि दोबारा से ये लोग विचार करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर। अब यहां पर जो मौजूद फैक्ट्स हैं वो आप ध्यान में रखिए। इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कब कंडक्ट जो है वो किया गया था, ये वाला फैक्ट, सॉरी, 1974। इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था 1974 में, जिसका नाम था पोखरान 1 ऑपरेशन। ऑपरेशन बुद्धा था 1974, यस, ऑपरेशन बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, लिख लीजिएगा, पोखरान 1। फिर 1998 में हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि ऑपरेशन शक्ति हुआ, पोखरान 2 जिसे हम लोग बोलते हैं। इसने भारत को एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना दिया। टेस्ट के बाद इंडिया ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में आप पढ़ते भी हो। नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन बोल लो, सिद्धांत बोल लो, पॉलिसी बोल लो, जो भी। और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस सिद्धांत के अंतर्गत वॉलेंट्री यानी कि स्वैच्छिक रूप से आगे के परीक्षण रोक दिए। तो हमने बोला कि नहीं भाई, हम जो है वो अब आगे के परीक्षण जो है वो नहीं करेंगे। तो ये दो चीजों पर इंडिया जो है वो रहता है न्यूक्लियर के मामले में। तो इस पर्टिकुलर जो पॉलिसी है, ये जो हमारी जो पॉलिसी है, इसको स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी, रणनीतिक परिपक्वता और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी दिलाई। मतलब कि कुल मिलाकर हमने देखो कितने मैच्योरली जो है वो बातें करी। हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया क्योंकि हमारे लिए वो जरूरी था, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि हमारे आसपास की कंट्रीज आप जानते ही हो कितनी उत्पाती हैं, तो हमारे लिए जरूरी था। तो जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट अपना जो है वो कंडक्ट किया, उसके बाद हमने खुद बोल दिया कि भाई हम पहले खुद से जो है वो वार नहीं करेंगे, न्यूक्लियर का उपयोग खुद से नहीं करेंगे। दूसरा हमने बोला कि अब हमने दिखा दिया कि हमने भाई न्यूक्लियर टेस्टिंग कर दी है, वी आर मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, राइट, यानी कि न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री। तो हमने ये चीज दिखा दी, अब हम इसका प्रदर्शन बार बार जो है वो नहीं करेंगे, हो गया बस। तो ये देखो आप कितनी समझदारी वाली बात इंडिया ने जो है वो कही, जिससे कि पूरे दुनिया में तालियां भी बजी। बट कुछ देश हमसे खुश नहीं थे, अब वो कौन से है वो आप जानते हैं। तो ये कहानी हम लोग को जो है वो देखने को मिली। ठीक है, अब ये वाली चीज समझो आप, है ना, ये फैक्ट्स जो काम के थे वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो कहानी क्या है, 1990s के बाद बना एक रेस्ट्रेंट सिस्टम, ग्लोबल रेस्ट्रेंट सिस्टम, मतलब कि सभी कंट्रीज अब मना कर रही थी कि हम न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेंगे, न्यूक्लियर प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे, है ना, सब लोग डर गए थे न्यूक्लियर से। तो सब लोग बोल रहे थे कि नहीं, समझदारी से न्यूक्लियर को रोको। अब ये जो समझदारी है ना, ये धीरे धीरे अब कम हो गई है, कमजोर हो गई है। तो रशिया ने की बात अगर हम करें तो रशिया ने काफी सारे इंपॉर्टेंट आर्म कंट्रोल्स एग्रीमेंट से बाहर निकल के
आर्कटिक में टेस्ट साइट एक्टिविटीज फिर से शुरू कर दी। तो आप देखिए, जो वो पहले जो चीज चल रही थी कि मेजर पावर जो है वो बोल रही थी कि नहीं, हम न्यूक्लियर वेपन को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे, प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। अब ये चीज हो गई है कमजोर। अब रशिया भी न्यूक्लियर एक्टिविटी शुरू कर रहा है। चाइना तेजी से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल यानी कि उसके वेपन्स का विस्तार कर रहा है, बढ़ा रहा है अपने वेपन्स को, नए मिसाइल बना रहा है, लॉप नूर बेस को मॉडर्नाइज कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी बयान दे दिए हैं, ये भी सिमुलेशन बेस्ड रिलायबिलिटी पर संदेह इसका जो है वो जताया है इसने, और कह रहा है कि ये टेस्ट फिर से करेगा। ये जो ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, आज भी बताया जाता है कि काम तो कर रही है, पर मेन कंट्रीज जो मेजर बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं वो उसको रेक्टिफाई नहीं कर रही, यानी कि लागू नहीं कर रही। तो उसका परिणाम रिजल्ट जो है वो यही है कि ग्लोबल न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। तो आजकल जो चीजें आती है ना, डर जो पैदा होता है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसी हरकतें जो है वो उस डर को जो है वो बिल्कुल और पक्का कर देती हैं। क्या लगता है आपको, आपके क्या विचार हैं? ऐसी हरकतें रहेंगी तो भाई हो भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो 1998 के बाद आगे की तरफ हम लोग चलें तो इंडिया ने जो है वो टेस्टिंग ना करने का संकल्प लिया था, जिससे उसे सिविल न्यूक्लियर डील्स में प्रवेश मिल सके। तो हमने जो है वो संकल्प लिया कि भाई 1998 में जो हमने टेस्टिंग वगैरह करी, उसके बाद भाई हमने संकल्प लिया कि नहीं भाई, अब हमें टेस्टिंग नहीं करना है। और ये इसलिए था क्योंकि हमें डील्स मिल सके, जैसे यूएसए इंडिया 123 एग्रीमेंट, इसमें प्रवेश मिला हमें, है ना। ऐसी कई चीजें हैं। और इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दर्शाता है। हम डिटरेंस से गाइडेड होते हैं, यानी कि सिर्फ हम दुनिया को बस ये बताते हैं कि हमारे पास चीज है, हमारे पास हथियार रखा है, हमें उंगली करोगे तो उंगली काट दी जाएगी। बट हम एग्रेसिव नहीं है, हम ये धमकी नहीं देते रहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे। हमारा काम वो ये बतौलेबाजी का नहीं है। हमारे पास सामान रखा है, हमने दिखा दिया कि लो भाई ये रखा है सामान, हमसे उलझोगे तो उसको चलाना भी जानते हैं हम, बट हम उसको बखान नहीं करते। समझ रहे हो आप? और आज की डेट में ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इसके बीच इंडिया को अपनी प्रिपेयर्डनेस बनाई रखनी पड़ेगी। तो ये कहानी है। अब क्या क्या रीजंस हैं कि इस पर फिर से विचार किया जा रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बड़ी पावर्स फिर से टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। इंडिया के डिजाइन 1998 में वैलिडेट हुए थे, अब नई मिसाइल आ गई हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, सबमरीन बेस्ड डिलीवरी सिस्टम, इसके साथ न्यू वेरिफिकेशन डेटा की आवश्यकता है। रीजनल सिक्योरिटी की चिंताएं हैं, चाइना अपना न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ा रहा है, पाकिस्तान टैक्टिकल और सी बेस्ड न्यूक्लियर सिस्टम डेवलप कर रहा है, इससे डिफरेंस क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पर्याप्त नहीं होती, रियल टेस्ट रिजल्ट ही रिलायबिलिटी जो है बताते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर पर टेस्ट नहीं कर सकते, हम रियलिटी में टेस्ट करना जरूरी है। टेस्टिंग ऑप्शन बनाए रखना डिटरेंस को मजबूत रखता है, इससे रेडीनेस और क्रेडिबिलिटी दोनों बननी चाहिए। अब जब यूएसए ऐसी बात कर रहा है तो भाई हमें भी अपनी टेस्टिंग साइट पर काम करना चाहिए। तो नई टेस्टिंग से इंटरनेशनल कंडेमनेशन और सैंक्शंस लग सकते हैं। अगर हम बाई चांस नई टेस्टिंग करेंगे तो इंटरनेशनल सैंक्शंस जो है वो लगाए जा सकते हैं, कंट्रीज खफा हो सकती हैं, जो 1998 के बाद की डिप्लोमेटिक गेन्स को कमजोर कर सकती हैं। इंडिया की रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की छवि जो है उसको झटका भी लग सकता है, हमारे मॉरल चीजों पर झटका लग सकता है। फिर सैंक्शंस के कारण ट्रेड पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये भी दिक्कत आ सकती है। अगर बाई चांस हमने न्यूक्लियर साइट जो है वो ओपन कर दी अपनी और ये डिक्लेयर कर दिया कि हम भी टेस्ट करेंगे, तो काफी सारी कंट्रीज खफा भी हो सकती हैं इस चीज से, ट्रेड को इफेक्ट होगा, एनवायरमेंट को इफेक्ट होगा। जो आज की डेट में देखो रेडिएशन का कितना बुरा असर है, और एनवायरमेंट ऑलरेडी मर रहा है, तो उसको तो इन सब चीजों से, इन सब टेस्टिंग से और उसको खराब कर देंगे हम लोग। तो यानी कि ये मान के चलो कि अब एनवायरमेंट की स्थिति इतनी खराब है कि बिल्कुल बेड पे आ चुका है वो। ये न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के बाद तो हम उसको बिल्कुल ही पूरी तरह से, उसकी आत्मा भी नहीं छोड़ेंगे अपन, तो उसकी आत्मा को भी उड़ा देंगे। तो ऐसी चीज तो भाई गड़बड़ी है। तो आपका क्या विचार है कि ये चीज होनी चाहिए कि
यूनाइटेड नेशन इस पर स्ट्रांगली जो है वो एक्शन ले। हालांकि यूनाइटेड नेशन के बारे में हमने बात ही कर ली कि अब वो आज की डेट में वो ग्लोबल पार्लियामेंट का, ग्लोबल पीस का रोल तो प्ले कर ही नहीं रहा है। क्या बोले अब, वो तो आने वाला वक्त ही जो है बताएगा, बट हमें अपनी तरफ से प्रिपेयर रखना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अचानक से ये सब कंट्री अगर टेस्टिंग वेस्टिंग शुरू कर देंगी तो हमें भी तो करना जरूरी है भाई। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो हम डर के फिर रहने लगेंगे। तो वही कहानी है, माना कि ये चीज जो है वो गड़बड़ है, खराब है, सही नहीं है बिल्कुल भी, बट फिर भी हमें, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, प्लस हमें भी जो है वो स्ट्रांग रहना जरूरी है। अगर स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बैठ के जो है वो निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, और न्यूक्लियर को तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो कहो, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि डू नॉट टॉलरेट टेररिज्म की पॉलिसी अपनाई जाती है ना, तो वैसे ही डू नॉट टॉलरेट न्यूक्लियर की पॉलिसी भी लाई जानी चाहिए, है ना। तो ऐसी चीज आप अपने मेंस में लिखिएगा। बस यही है, इससे जुड़े गाइस और भी आर्टिकल्स अभी आने वाले हैं कुछ दिनों में, जिसको हम लोग जो है वो कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये सुनने वाला टॉपिक है। इंडिया गाइस अपने ग्रीन ट्रांजिशन की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमें भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इन पर काम करना है। तो इसके टारगेट्स हम लोग बढ़ा रहे हैं, इस पर काम हम लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं। हमें नेट जीरो एमिशन 2070 का भी तो अचीव करना है ना। तो ये चीजें हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसको टास्क मिला है कि वो 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा। तो कुल मिलाकर हम लोग बढ़ा रहे हैं अपनी, देखो इंडिया की क्लाइमेट कमिटमेंट जो है कि 45% तक हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को जो है वो रिड्यूस करेंगे 2030 तक में, और 50% इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल के सोर्स से आएगी 2030 तक। 40% था, इसको बढ़ाकर 50 कर दिया वैसे तो। और नेट जीरो 2070 तक अचीव करने, तो ये टारगेट लिख लो बस। बाकी तो ऐसी चीजें हैं जो आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। इंडिया तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, ये बात शायद आप लोग को पता हो। देश की ऊर्जा जरूरतों का 80% हिस्सा अभी भी फॉसिल फ्यूल से आता है, ये बात भी आप लोग जानते होंगे। फैक्ट जिनको नहीं पता लिख लो। 2021 के बाद इंडिया ने कई सारी इनिशिएटिव शुरू की, जैसे कि एग्जांपल फिंगर टिप्स पे आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी ले लो, फेम स्कीम ले लो, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ले लो, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन प्लान ले लो, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसको कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो बस यही है, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। सोलार एनर्जी, मिनरल जैसे कि सिलिकॉन, इंडियम, गैलियम, ये पीवी सेल प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। रेयर अर्थ जैसे कि ये नियो डाइमियम, डाइस्पोरी, डाइस्प्रोसियम, ठीक है, विंड टर्बाइंस के लिए जरूरी होता है। विंड की कैपेसिटी भी गाइस हमने इंक्रीज कर दी है, 42 गीगावाट से 140 गीगावाट का टारगेट रखा है 2030 तक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम आयन बैटरीज, प्लान यही है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान, मिशन प्लान, जैसे कि 6 से 7 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2024 तक लेके आना। अलग अलग प्लान्स हैं हमारे, और जिसको हम लोग बढ़ा ही रहे हैं। तो अभी के लिए इसको उतना लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है। ये काबिल एग्रीमेंट, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये जॉइंट वेंचर है ना, अर्जेंटीना में हमने जो है वो साइन किया है लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए, आपको ऑलरेडी पता होगा। बोलीविया हुआ, अर्जेंटीना हुआ, ये सब कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, लिथियम का वहां पर बहुत ज्यादा है सोर्स। आईआरईएल इंडिया लिमिटेड, प्रोसेसिंग कैपेसिटी 6 लाख टन पर एनएम की इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। रेयर अर्थ ऑक्साइड्स वगैरह ओडिशा केरल में इसके प्लांट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप भी हम करते हैं लिथियम के लिए, कोबाल्ट के लिए, वेरियस रेयर अर्थ मिनरल्स एलिमेंट्स के लिए। चैलेंजेस वही है, टेक्नोलॉजी की कमी है, इंपोर्ट के ऊपर आज भी हम डिपेंडेंट है, एनवायरमेंट की चिंता रहती है, रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, स्किल्स की कमी है, फंडिंग सबसे बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिलता है। तो हमें डोमेस्टिक वैल्यू चेन पर काम करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनकरेज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा,
इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे, इस पर काम करना पड़ेगा, नेशनल मिशन के साथ इसको इंटीग्रेट करो। तो ये चीजें हैं बस। रऊ मारी डोंडवा डोंडुआ, रऊ मारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहां पर है भाई ये कॉम्प्लेक्स? ये वाले पॉइंट्स लिख लो। ये बेसिकली लोआ खोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सेंट्रल असम में है वहां पर लोकेटेड है। ये भी लिख लेना भैया, लोआ खोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाओ खोआ, लाओ खोआ। यहां पर आर्द्र भूमि है, वेटलैंड हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब वेटलैंड किसके लिए जाने जाते हैं आप जानते हो, माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहां पर रहती हैं। काफी इंपॉर्टेंट एरिया होता है, फ्लड से भी बचाता है, काफी सारे लोगों की आजीविका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायोडायवर्सिटी वेटलैंड में सबसे ज्यादा नजर आती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, बस इसकी लोकेशन लिख लो आप और ये वेटलैंड का नाम। 2025 बर्ड सेंसस ने रिकॉर्ड किया यहां पर 47,000 चिड़िया हैं। 20,653 जो थी वो रोमारी बील पर, ये रोमारी बील का भी नाम ध्यान में रखिएगा आप, दोंदुआ बील, रोमारी बील। लोकतक लेक कहां पर है? लोकतक लेक कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सूडान, सूडान से रिलेटेड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इसका आंसर देने की। पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। करंट सिविल वॉर इसका 2023 में जो है वो शुरू हुआ था, इलेक्शन की वजह से नहीं बल्कि पावर स्ट्रगल की वजह से, वहां के जनरल्स के बीच में, मिलिट्री लीडर्स के बीच में पावर स्ट्रगल्स हुए थे। ठीक है, अब वही सूडान और सिविल वॉर का ये टॉपिक है, ट्राई करो इसका मेंस का आंसर जो है वो लिखने की 120 वर्ड में। और ये है ज्ञान सर, ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।